नमस्कार। नीलम चंद्रा की नमस्कार। पेज पर नीलम जी का स्वागत है। और आज हम नीलम जी की ही बात करने वाले हैं। नीलम जी की मतलब नीलम की किताब की। और जो किताब आज हम लेकर आए हैं उसका नाम है मेरी आँखों का महताब। मेरी आँखों का महताब अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। बहुत-बहुत बधाई नीलम। और ये अभी अमेज़न पर बेस्ट सेलर में आ गई है। और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अमेज़न पे इतनी किताबें हर दिन रिलीज़ होती हैं, उसमें बेस्ट सेलर बनना अपने आप में ही एक काबिले तारीफ़ बात है और जिसमें आपकी ये किताब आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपका आपके पेज पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने अपने सभी पेज पे दर्शकों का हाँ, अपने बिल्कुल पेज पे। अपने पेज पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का जो जुड़े हैं या जो हमको बाद में सुनेंगे, उन सबका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप नीलम जी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनको सुनते रहते हैं, इनकी किताबें पढ़ते रहते हैं, फिर भी मैं इनका एक परिचय आप सबके सामने देना चाहूँगी, जो पेज पर हमारे नए दर्शक हैं या जो पहली बार जुड़े हुए हैं। नीलम चंद्रा सक्सेना वर्तमान में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और कलकत्ता में अभी पोस्टेड हैं। कविता और कहानी लिखना आपका पहला शौक है और दूसरा शौक है हँसना। आपकी 2000 से अधिक रचनाएँ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक आपके 7 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 47 एकल काव्य संग्रह और 16 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको गुलजार जी के द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपका नाम फोर्ब्स मैगज़ीन में है। आपका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और अनगिनत पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, जिसका नाम मैं आज नहीं लेना चाह रही हूँ और हम लोग किताब के ऊपर आते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले नीलम तो हम जानना चाहेंगे इसका जो शीर्षक आपने दिया है, बड़ा प्यारा-सा शीर्षक है, मेरी आँखों का महताब, चाँद। मेरे मन में ये सवाल उठा जब मैंने इसको पढ़ा कि महताब जो अधूरा रहता है, कभी गायब भी हो जाता है, पूरा भी होता है, कभी एक सा नहीं रहता। लेकिन आफ़ताब जब भी उगता है, पूर्ण उगता है, जब ढलता है, पूर्ण ढलता है। तो इन दोनों में आपने महताब को क्यों चुना? मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है जानने की। देखिए, अलग-अलग समय पे एक कवि का अलग-अलग मन करता है। हुँ, पर हुँ। अगर आप देखेंगी गीतों में, यानी बॉलीवुड के गीत हैं या कविताएं हैं, उसमें अक्सर आँख को चाँद से कंपेयर किया गया है। तो शायद कहीं वो ख़्याल तो था ही, मेरी हुँ, आँखों हुँ। का महताब, ऐसा हुँ, ख़्याल आया जब मैंने सोचा इस पुस्तक के बारे में। हुँ। और मुझे अक्सर लगता है कि मेहताब में मुझे ज़्यादा जोश मिलता है। अब ये क्यों होता है पता नहीं, शायद इसलिए कि दिन में तो दोपहरी में हम काम में तपते रहते हैं और बिल्कुल। रात को थोड़ा खालीपन मिलता है, जब वॉक करने जाते हैं तो चाँद ही नज़र आता है, तो जो नज़र आता है वो आगे आता है। और दूसरी बात ये भी थी, हाँ। जिसका ज़िक्र आपने ऑलरेडी कर दिया है, जो हुँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि हुँ। कवि का मन कभी हरदम खुश, हरदम दुखी ऐसा नहीं रहता। वो बिल्कुल। बुझता है, जलता है, दोनों तरह से होता है। कभी वो जोश से परिपूर्ण होता है, कभी उसको लगता है कि सब कुछ हरा-हरा सा है, माहौल थका-थका सा है। हुँ, तो इसलिए मैं शायद मेहताब से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी हुँ, कि मेरी आँखों का जो मेहताब है वो जलता है, बुझता है, परंतु फिर जलता है अगर कभी बुझ भी गया तो। हुँ, तो हुँ, जो जोश है हुँ। वो दिल में रहता है और वो रहेगा, ऐसी आशा है। और इसीलिए मैंने ये शीर्षक का चयन किया।
बहुत अच्छा आपने चयन किया और मैं आपको बता दूँ कि सभी कवियों का या लेखकों का मेहताब से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इमोशंस में जीते हैं, इमोशंस को लिखते हैं और चाँद हमारे इमोशंस को बहुत रेगुलेट करता है। आपने भी फ़ील किया होगा कि जैसे पृथ्वी पर कहीं से आवाज़ आ रही है। तो जैसे पृथ्वी पर ज्वार-भाटा आता है चाँद की पोज़ीशन से, उसी तरीके से मनुष्य भी बहुत प्रभावित होता है। और आपने अनजाने ही आप उससे कितना प्रभावित हो रही हैं चाँद से और ये बात भी आपकी सही है कि रात में ही सुकून मिलता है और हम चाँद को ही देख पाते हैं। और सूरज की तेज़ी इतनी रहती है और इतना काम रहता है और इतना उसका प्रेशर रहता है कि हम उस समय कहाँ कविता, कहानी कुछ सोच पाते हैं या लिख पाते हैं, तो मेहताब ज़्यादा प्रभावित करता है। मैं आपकी किताब से पढ़ना चाहूँगी, आपने कुछ लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने दर्शकों के लिए जहाँ आपने आभार प्रदर्शन किया है, वहाँ पर लिखा है। ये कविता नहीं है, पर ये उसका इंट्रोडक्शन है किताब का, जो सबको जानना चाहिए। पता लगेगा कि इस किताब में क्या है। ज़िंदगी कितनी अजीब पहेली है ना? आलोचना करने हज़ारों लोग आ जाएँगे, मज़ा लेने उससे भी ज़्यादा। और जब साथ देने की बारी आती है तो अक्सर हम खुद को अकेला पाते हैं। पर यही वक़्त होता है जब हमारा परिचय होता है हमारी आँखों के मेहताब से, जो रूह में रोशनी भर रहा होता है। वाह! क्या बढ़िया लिखा है आपने। यदि आपने इस रोशनी को महसूस किया है तो आपको मेरा संग्रह बहुत अच्छा लगेगा और यदि नहीं किया है तो और भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने कोशिश की है इस काव्य संग्रह को भी अपनी आँखों के मेहताब से सजा दूँ। जैसा आपकी कविताओं का एक ट्रेडमार्क होता है, हमेशा उसमें पॉज़िटिविटी रहती है। हर कविता एक पॉज़िटिव थॉट के साथ आती है, एक जोश देती है, एक सकारात्मकता लिए हुए होती है। उदास कविताएँ भी होती हैं, जैसा आपने कहा कि मन उदास होता है, कभी खुश होता है, एक सा मन नहीं रह सकता, तो उदास कविताओं में भी इतनी सकारात्मकता कैसे ले आती हैं? मुझे ये जानना है आपसे। देखिए, जिंदगी आपको बहुत ऊंचे नीचे रास्तों पर हरदम ले जाती है। हुँ, कभी कोई कहे कि मैं हम मेरे साथ हरदम अच्छा हुआ या मेरे साथ हरदम बुरा हुआ, ऐसा होता नहीं है। अब जब बुरा भी होता है तो उसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। जब आप गिर जाते हैं, जब छोटा बच्चा गिर जाता है तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है, गिर गए बेटा, कोई बात नहीं, चलो हम जमीन को मार देते हैं। वो एक्टिंग भी करती है कि चलो जमीन को मार दिया, पर उससे बोलती है कि तुम उठो। हुँ, तो ये जो छोटा सा जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है, जो कि शायद हम में से हर किसी ने देखा है, वो हमको यही सिखाता है कि हमको उठना ही है। हुँ, और उठे बिना हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम पड़े रहे तो नोबडी विल बॉदर। हुँ, कोई चिंता नहीं है किसी को। हमको अपनी जिंदगी तो खुद जीनी है, आगे बढ़ानी है। तो हुँ, कितना भी हारे आप, कितना भी रोए, कितना भी टूटे, परंतु आपको उठना तो है ही। ये हुँ, नियम है संसार का। जो भी हुँ, गिरता है वो उठता है। तो जो है, ये ख्याल मेरे मन के दामन में भरा हुआ है। हुँ। और इस दामन को जब भी थोड़ा सा खोलती हूँ, ये ख्याल अपने आप गिर जाता है, जो कि कविता का रूप ले लेता है। और आपको पता नहीं होगा कि आपका ये ख़्याल कितने लोगों को प्रभावित करता है। कितने लोगों को फिर से उठकर चल पड़ने की एनर्जी देता है, जोश देता है। अ, आपकी सभी कविताएँ जो हैं, वो सभी एक से बढ़कर एक हैं। एक पेंसिल की छीलन वाली है कि आप कितना दुखी थीं और आपको आप रो रही थीं और टेबल पर वो पेंसिल की नोक चुभ गई और उससे पेंसिल उठाया और उसको छीलती रहीं रात भर। इतना छीला कि वो ख़त्म हो गई और फिर जब सुबह उठे तो उसके छीलन को देखकर आपको लगा कि ये कितनी खूबसूरत है। और फिर से आपने उससे भी कुछ खूबसूरत चीज़ बनाई और आपको उससे प्रेरणा मिली आगे बढ़ने की और फिर से खड़े होने की और फिर से अपना काम
सुचारू रूप से करने की। वो कविता है मैंने जो ऐसे ही आपको सुनाई, तो हम एक कविता आपसे सुनना चाहेंगे, कोई आपकी पसंद की, ये पेंसिल वाली नहीं, कोई भी, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता सुनाना चाहूंगी जो मुझे पसंद है बहुत। इसका शीर्षक है धूल। मैं थी धूल चरणों की, मैं थी धूल चरणों की, मेरा अस्तित्व ही चरणों के नीचे था, और मुझे कोई और ठिकाना पता भी नहीं था। खुश थी मैं बनकर धूल चरणों की। किसी ने मुझे अपने जूतों से मसला, मैंने उफ तक नहीं की। किसी ने मुझे अपने हाथ में लिया और फूंक के साथ उड़ा दिया। मैं उड़ी और फिर चरणों के नीचे पहुंच गई। आखिर थी मैं धूल चरणों की। पर जब उस शख्स ने मुझे फूंक से उड़ाया था, मुझे नजर आए कुछ और मंजर। कई तिनकों को मैंने पहाड़ की तरह सीना ताने देखा। कई धाराओं को मैंने एक मस्त नदी की तरह बहते देखा। हवाओं का शांत रूप भी देखा और उसका रौद्र रूप भी देखा। नहीं, मेरी फितरत में सिर्फ धूल बनना ही नहीं लिखा था। मैं भी सीना तान खड़ी हो सकती थी, मैं भी बह सकती थी, मैं भी उड़ सकती थी। आखिर एक दिन हिम्मत आ ही गई। आखिर एक दिन हिम्मत आ ही गई। हाँ, अब मैं उड़ती हूँ, हवाओं से बातें करती हूँ, समंदर की नमकीन लहरों से बहती हूँ, आसमान को छूती हूँ, खुद पर यकीन करती हूँ, और बना लिया है मैंने एक ऐसा मकान जिसमें बसती है खुद से बेपनाह मोहब्बत। बना लिया है मैंने एक ऐसा मकान जिसमें बसती है खुद से बेपनाह मोहब्बत। अपना वजूद अब भी नहीं भूलती। हाँ, मैं तिनका ही हूँ। हाँ, मैं तिनका ही हूँ, पर मैं वो तिनका हूँ जिसकी जगह चरणों में नहीं, पलक पर। फलक पर। वाह! बहुत बढ़िया। मुझे आप एक कविता से अभी आपने शेयर किया था कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पर कि मुझे बहुत प्रभावित किया था, और ये आपकी टैगलाइन है सभी कविताओं की कि कोई तुम्हें पंख नहीं देगा, तुम्हें अपने पंख खुद बनने हैं और खुद अपनी उड़ान भरनी है। तो ये बिल्कुल सुनकर, पढ़कर इतना अच्छा लगा कि हम क्यों किसी की तरफ आशा की निगाह से देखते हैं कि कोई आए और मुझे सहारा दे, मेरा हाथ पकड़े, मुझे लेके जाए। क्यों नहीं हम अपने में ही वो सामर्थ्य जगाते? क्यों नहीं बिल्कुल हम खुद ही किसी का सहारा बन जाते? और यकीन बिल्कुल। जानिए आप बहुत लोगों के सहारा बनी हैं। मुझे आपकी एक और कविता है, नारी करके आपने लिखा है, बहुत अच्छी लगी। मैं हूँ एक गज़ल अधूरी, इसमें भी आपने वही भाव लिए हैं कि हम अपने, मुझे कौन पूरा करेगा? सब कुछ है, मेरा पूरा परिवार है, सब है, लेकिन फिर भी मैं अधूरी। मैं अगर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कविता पढ़ के सुनाएँ तो। 104 नंबर पर है। कौन से? 104, 104। 104, ओके। यस, मुझे नारी। कविता तो याद आ गई एकदम से, क्योंकि ये कविता मैंने एक्चुअली कॉलेज डेज में लिखी थी। दो अच्छा, कविताएं इसमें वो हैं जो कि मैंने कॉलेज डेज में लिखी थी और अभी प्रकाशित की हैं। एक है नारी, दूसरी है परी, जो कि लास्ट कविता है। लास्ट कविता है, हाँ, वो भी इसी सेम भाव पे लिखी गई है। तो बिल्कुल नारी मुझे अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ कि ये भी ये हमारे दर्शक सुने कि ये कितनी अच्छी कविता लिखी गई है नारी पर। आपने बहुत बिल्कुल। सारे सुने होंगे नारियों पर कविताएं, पर ये अलग फ्लेवर लिए हुए है। बहुत धन्यवाद, आपको ये कविता पसंद आई। बाय द वे, इसमें जो पिक्चर है ये आरडीएसओ लखनऊ की ही है, लेक पार्क की, जहां रेनू अच्छा, से मेरी दोस्ती थोड़ी गहरी हुई थी। मुझे तो याद आ पेश तो रहा था कुछ देखी हुई जगह, और आपका ये वेशभूषा भी मुझे याद आ रहा था जब आप थी उस समय कैसी। तो लोगों को भी दिखा देते हैं। दिख रहा है क्या? हाँ, अब दिख रहा होगा। तो ये पिक्चर है। हुँ।
तो पेश है कविता नारी। मैं हूं एक गजल अधूरी, कौन करेगा मुझे पूर्णता प्रदान। मैं हूं एक गजल अधूरी, कौन करेगा मुझे पूर्णता प्रदान। जननी मेरी है मेरी माँ, उसने मुझे प्रेम के रंगों से सजाया। मेरे पिता मेरे आधार स्तंभ, उन्होंने मुझे पलकों पर बिठाया। पर फिर भी मैं अधूरी हूँ, वाह! कौन करेगा मुझे पूर्णता प्रदान। मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त, सच्चे सहचर, मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई ने खूब हंसाया। मेरे नाते रिश्तेदार सबने मुझ पर स्नेह का अमृत बरसाया। पर फिर भी मैं अधूरी हूं, कौन करेगा मुझे पूर्णता प्रदान। क्या मुझे बैठकर करना होगा एक सलोनी राजकुमार का इंतजार, जो मुझे अपने इंद्रधनुषी घोड़े पर उड़ा ले जाएगा आसमानों के पार। क्या वो छीन लेगा मुझसे मेरा अधूरापन और कर देगा पूर्णता प्रदान। सभी मेरे प्रिय हैं पर ये गई हूं जान, किसी और से कभी नहीं होती जिंदगी की पूर्णता प्रदान। ये लाइन दोहराना चाहूंगी कि सभी हुँ, मेरे प्रिय हैं पर ये गई हूं जान, किसी और से कभी नहीं होती जिंदगी की पूर्णता प्रदान। जो विश्वास हो खुद में तो बेखुदी भी हार जाती है, बरसाते हैं प्रभु प्यार ही प्यार, पूर्णता अपने आप मिल जाती है। वाह! हर प्रश्न का उत्तर जाने है ये सुंदर मन, इसके आत्मबल से ही होता है पूर्ण जीवन। इसके आत्मबल से ही होता है पूर्ण जीवन। क्या बात है! बहुत बढ़िया। उस समय भी कितने अच्छे विचार थे कि और खुद पे कितना भरोसा था। बहुत बढ़िया। अच्छा नीलम, मैं ये थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कि जब आप कविता लिखते हो, तो उस समय किस पर ज़्यादा ध्यान होता है? भाव भारी होता है या शब्दावली? मेरे ख्याल से भाव भारी होता है, हुँ, और कविता बिना भाव की कविता तो ऐसा हो गया कि बस आपने कुछ कागज पे लिख दिया है, यानी हुँ। जो बोलते हैं ना लीपा पोती कर दी है। हाँ, मेरा हाँ। ये विचार है, शायद गलत होगा, हुँ, पर हुँ। मेरा यही विचार है कि कविता भाव से ही बनती है। और जो भाव जब बहुत स्ट्रांग होता है, भाव का बहाव, तो कविता अपने आप लिखी जाती है। और शब्दों का जहां तक सवाल है, जो शब्द तब सही लगते हैं वो मैं पहले लिख देती हूँ। कभी हुँ, कभी जब 2-3 दिन बाद उस कविता को फिर से खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये कविता, ये शब्द सही नहीं है, या इसकी जगह ये शब्द का उपयोग करती तो ज्यादा बेहतर होता। तो कभी कभी मैं बदलती हूँ, हुँ, हुँ। परंतु ये 1% या 2% ही बदलती हूँ। पता नहीं, अपने आप ही उस भाव बाद में के साथ शब्द हुँ, वैसे ही आते हैं जैसे मुझे हुँ। चाहिए होते हैं। आपको थीम बेस्ड लिखना ज़्यादा पसंद है या मनोनुकूल? ये भी डिपेंड करता है। अगर कवि बहुत इमोशन वाला होता है, उसके हुँ, भाव बहुत इधर उधर बहते हैं, तो जब भाव का प्रवाह बहुत तेज हो तब तो हुँ, कविता अपने आप उतर जाती है, यानी तब तो 2-3-4 मिनट में भी कविता उतर जाती है। उम, परंतु थीम बेस्ड भी मैंने कई बार लिखा है, क्योंकि उसको मैं अपने आप को एक चैलेंज की तरह मानती हूँ कि अभी क्या मैं इस थीम पे लिख सकती हूँ, हुँ, तो मैं लिख हुँ, देती हूँ। तो वो हुँ, भी मैं करती हूँ, परंतु पहले थीम बेस्ड ज़्यादा लिखती थी क्योंकि शायद मैं पूरी तरह अच्छी कवि नहीं बन पाई थी, तो थीम मुझे खोजने पड़ते थे, प्रॉम्प्ट खोजने पड़ते थे। परंतु अब तो प्रॉम्प्ट जो है कुदरती अपने आप उतार देती है मेरे आंख के सामने या मेरे जहन में, और कविता भी अपने आप निकलने लगती है। बिल्कुल, मैंने देखा है कि कितने विषयों पर आपने लिखा है और आपने टॉयलेट पे भी लिखा है। आपने चाय पर लिखा है, बिटिया पर लिखा है, किनारे पे लिखा है, नदी पे लिखा है, घास पे लिखा है, चाँद पे लिखा है, रास्ते पर लिखा है।
इसमें जो रास्ते कविता है ये भी बड़ी अच्छी कविता है। और दूसरी एक मुझे बड़ी अच्छी लगी, दो खाली कुर्सियाँ, पेज नंबर 116। तो आप कविता सुनाएं, इसके पहले मैं इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इसने मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगा दी कि क्या है इसके पीछे की कहानी। पेज नंबर 116। हाँ, मुझे मिल गई। नहीं, पर इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, ये कहानी थीम नहीं है। बेस्ड है, प्रॉम्प्ट बेस्ड है। आपको याद होगा कि जो हमारा ग्रुप था उसमें एक गप्पे ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट दिया करते थे। तो यस। किसी ने दो खाली कुर्सियों की फोटो डाली थी, तो अच्छा। हर किसी ने अपने हिसाब से लिखा था। मेरी सारी जो वो थी ना, उसे पानी फिर गया। मुझे लगा बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी कोई कहानी सुनने को मिलेगी। नहीं, पर अगर आप देखें, अगर आप गहराई में जाएं, तो ये कविता जो मैंने लिखी है, यानी ठीक है, प्रॉम्प्ट कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, परंतु मैंने इसकी है। ये कविता मोहब्बत पे लिखी है। एक ऐसी मोहब्बत जिसको अक्सर आदमी मानता नहीं है, जानता है, मानता नहीं है। फिर कभी कभी कोई अपना बिछड़ जाता है तो तब समझ में आता है कि नहीं, वो क्या मोहब्बत थी। तो इस विषय पे मैंने 4-5 लिखी हैं कविताएं, तो वैसा ही कुछ। और डिफरेंस ये है कि आपने ये आदमी की तरफ से लिखा जी, जी, जी। है ना? तो जी, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि महिलाएं तो अपना इमोशन जो है बहुत जल्द बता देती हैं। संस्कृत में अक्सर कविताएं फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती हैं, और ये भी फर्स्ट पर्सन है, पर ये मेल की तरफ से लिखी गई है। तो सुना दें इसको। बिल्कुल। दो खाली कुर्सियां। मैं कई दिनों से वो कमरा मैंने कई दिनों से वो कमरा खोला ही नहीं था। मन ही नहीं करता था उसमें पाँव रखने का, क्योंकि वो कमरा मात्र एक कमरा नहीं था, उसमें मेरी यादों का खजाना था। हम्म। यूं तो खजाने किसे अच्छे नहीं लगते हैं, पर वो खजाना कुछ ऐसा था कि अगर नजर आ जाता तो आंखें बेमौसम बरसने लगती, और रातों को बाहों पर नजर आती एक बार फिर से तुम, और तुम्हारा मुझे जोरों से थाम लेना। आज मेहरी को न जाने क्या सूझी कि उसने सफाई के नाम पर उस कमरे को खोल ही दिया, और मेरे कदम उस ओर बढ़ गए। खिड़की को खोला तो झरोके से नजर आया हमारे बगीचे का वो हिस्सा जिसमें हम सुबह सुबह चाय पिया करते थे। मैंने कब से चाय पीना बंद कर दिया है, क्योंकि वो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। बगीचा बहुत हंसी था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने छोड़ा था। मैं तो उस ओर रुख ही नहीं करता, शायद माली उसका ख्याल ज्यादा रखता है। वो जानता है कि ये तुम्हारा सबसे प्रिय हिस्सा हुआ करता था। आखिर तुम यहीं पर बैठ नज़्में लिखा करती थी। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें हर इंसान से, बिना किसी चाहत के, बिना ओहदे का ख्याल रख। कभी तो तुम्हारे जाने के बाद भी सब कुछ तभी तो तुम्हारे जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे तुम हो, बस कहीं आस पास। अचानक मेरे हाथ उस अलमारी की ओर बढ़ गए जिसमें तुम्हारी वो डायरी रखी थी। पहले तुम कितना कहा करती थी, पर मैं तुम्हारी नज़्में नहीं पढ़ता था, अब उसका एक एक लफ्ज पढ़ने लगा। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे, कितनी मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे। शायद तुम कोई हमसफर ही नहीं, आसमां की हूर थी। हूर के अलावा कोई इतनी बेपनाह मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अचानक अचानक मैंने रसोइये को आवाज लगाई और कहा, 2 प्याली चाय बना लाना। वो मुझे आश्चर्य से देखने लगा, पर कुछ कहा नहीं। मैं एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीने लगा। यादों से भागने से तो कुछ हासिल नहीं हुआ था।
यादों से भागने से तो कुछ हासिल नहीं हुआ था, तुम्हारी यादों को गले से लगा लूं तो शायद तुम फिर मिल जाओ एक बार, शायद तुम फिर मिल जाओ एक बार। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। अक्सर आप मोहब्बत पे नहीं लिखती, बहुत कम कविताएँ इस विषय पर आप लिखते हो, लेकिन लिखा है तो ज़बरदस्त लिखा है, बहुत बढ़िया। और इसमें एक और कविता है नज़्मों के दीवाने, ये बड़ी मज़ेदार कविता है नज़्मों के दीवाने। ये अमूमन सभी कवियों की आप बीती है कि ये बेचारे जहाँ भी होते हैं वो कविता कहने लग जाते हैं और फिर वो कैसे सबसे डाँट खाते हैं और चुप रहने को कहा जाता है। तो इसको मैं थोड़ा-सा मैं खुद पढ़ना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दीवाने, 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 हम तो हैं नज़्मों के दीवाने। दीवाने, 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 हम तो हैं नज़्मों के दीवाने। गैस पर पड़ा-पड़ा दूध उबल रहा था, मन में अल्फ़ाज़ का बहाव चल रहा था। थे हम कुछ उलझे-उलझे, सुध-बुध थे खूब ऐंठे, सैय्यद जी किचन में आए और ज़ोरों से फिर ऐंठे। कैसे-कैसे सुनाऊँ मैं ये नज़राने, दीवाने, 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 हम तो हैं नज़्मों के दीवाने। अब दूसरा सीन देखिए, सैलून में बैठे थे, फेशियल चल रहा था। जिगर से यारो कोई गीत निकल रहा था। सैलून की मैडम बोली, "ज़रा शांत रहिए।" फिर जो वहाँ पर बीती उसकी क्या कहिए। हफ्ते लगे किस्से को सुलझाने, दीवाने दीवाने हम तो हैं नज़्मों के दीवाने। इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ हैं और इस कहाँ-कहाँ आप दीवानापन आपने दिखाया और कैसे-कैसे आप पर बीती ये जानने के लिए किताब खरीदिए और पढ़िए ये पूरी कविता। और ये कविता अमेज़न पर उपलब्ध है। तो नीलम अब हमारा भी समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, तो मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगी बहुत जल्दी-जल्दी से आप बताएँ, आप बहुतों का इंस्पिरेशन हैं, आपसे सीख के बहुत लोग लिख रहे हैं और आप बहुतों को इंस्पायर कर रही हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपको किसका लिखा बहुत पसंद है? कोई कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? देखिए, मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है ज़िंदगी ने। और ज़िंदगी की जो भाषा है, उसी भाषा को मैं समझने की कोशिश करती हूँ और लिखती हूँ। सच कहूँ तो मैं किसी एक कवि या लेखक से प्रभावित नहीं हुई हूँ। मैं कई कवियों और कई लेखकों से प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि जो मुझे 6th या 7th स्टैंडर्ड से पढ़ने का शौक चढ़ा था, वो इतना ज़्यादा था कि महीने में मैं कम से कम 10-12 किताबें तो पढ़ती ही थी। दीवानगी कुछ इस हद तक थी कि जैसे मैं पहली नौकरी कर रही थी, मेरे घर में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था कि 9:30 बजे सोना है, 6:30 बजे उठना है। तो मैं अक्सर वो अपनी किताबों के बीच रख के भी नॉवेल्स और पोएट्री बुक्स पढ़ा करती थी, जैसे कि कई लोगों ने किया होगा। होगा, हाँ। पर परंतु उसके बाद जब मैं पहली बार जॉब करने गई, तो हालत ऐसी थी मेरी कि मैं कभी अगर हाथ में नॉवेल आ जाए, तो वो जब तक खत्म नहीं हुई मुझसे रखा नहीं जाता था। हाँ, तो कुछ वो बड़े नॉवेल ज़्यादा मोटी होती हैं, हाँ। तो मैं जैसे 10 बजे शुरू की, जब खाना-वाना हो गया, तो वो 4-5 घंटे तो लगने ही हैं, तो वो 2-3 बज जाते थे सुबह के। और फिर मुझे 6 बजे उठना होता था क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता था। मैं भिलाई स्ट्रीट प्लांट में तब जॉब किया करती थी। तो वहाँ पे 8 बजे ठीक गेट के अंदर घुसना होता है। तो 6 बजे नहीं उठूँगी तो नाश्ता कैसे बनाऊँगी, डब्बा कैसे बनाऊँगी, ये सब चक्कर रहते थे। तो मैं 2 या 3 घंटे की भी नींद लेती थी, पर पुस्तकें बहुत पढ़ती थी। हुँ, तो जो है अलग-अलग लेखकों के अंदाज़ देखे, ये समझा कि वो उन्होंने क्या लिखा तो ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया, क्या हुँ, लिखा जो मुझे इम्प्रेस नहीं किया। ये भी हुँ, हिस्ट्री भी बहुत पढ़ती थी, तो ये भी समझ में आया कि किस तरह पहले महिलाओं को तो वो फीमेल है ये बोलना ही वर्जित था। जैसे जेके रोलिंग ने भी अपना असली नाम कहाँ लिखा था, वो तो जेके लिखती थी ताकि कन्फ्यूजन ही बना रहे। और ये हुँ, भी पढ़ा
कितने लोगों की मैन्युस्क्रिप्ट उनके हस्बैंड ने चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कर दी। ऐसी हम्म, भी कहानियां हैं। तो बहुत सारा कुछ कुछ पढ़ती ही रहती थी हरदम मैं। तो बस उसको पढ़ा, जिंदगी को देखा, बहुत करीब से देखा। और मेरी एक आदत है कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ बड़े आराम से। अब चाहे वो मेरा ऑटो का ड्राइवर हो, जिस ऑटो में मैं बैठ जाऊं, या कोई बगल में बैठा यात्री हो, या मेरी ही अपनी गाड़ी का ड्राइवर हो, मेरा प्यून हो, सबसे मैं बहुत आराम से बात कर सकती हूँ। तो उनकी कहानियां भी सुनती हूँ। तो बस, और जिंदगी की कहानियां सुनती हूँ। जैसे अब आप देख रही हैं कि मेरे पीछे जो सीन है, ये मैं गई थी आसनसोल के पास, तो एक नदी थी, दामोदर नदी, जिसको सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये नदी हम्म, को अगर आप अभी देखें तो ये कितनी शांत लग रही है। इसमें वो सूरज डूबता हुआ ऐसा लग रहा है कि कितनी अच्छी जिंदगी है यहाँ पे। परंतु हम्म, यही नदी सौरो ऑफ बंगाल भी है। तो ये नदी हम्म, क्यों सौरो ऑफ बंगाल बन जाती है, कभी इतनी खुश रहती है, कभी क्यों इतनी दुखी हो जाती है, हर चीज के पीछे एक कहानी है और कविता है। तो हम्म, बस, जिंदगी मुझे प्रभावित करती है। इसकी भाषा बड़ी खूबसूरत भाषा होती है। जैसे इसी पुस्तक में मैंने कई बार दृश्यों की भाषा की बात की है, मधुमालती की भाषा की बात की है। मधुमालती पर कई कविताएं हैं। हाँ, मैं उसका नाम लेना चाहती थी, वो मिस हो गया। करीब हम्म, विदाई, विदा, विरह, जुदाई। जुदाई, हाँ, विदा है, जुदाई दोनों है। तो उन एक हम्म, तो आपने माँ पे लिखी है, उस पे भी आपने मधुमालती का ज़िक्र किया है, और एक बार और उस पर लिखी है जब आपका ट्रांसफ़र हुआ और आप उस घर से जा रही थी, तब भी आपने कि वो झुकी क्यों है। मैंने इसकी पूरी कविताएँ पढ़ी और अमूमन मुझे याद है सारी कविताएँ इसकी। तो वो तो नजर आ रहा है। उसका जिस्ट मुझे पता है। तो बड़ा ज़िक्र किया, मधुमालती ने आप पर बड़ा प्रभाव छोड़ा है, मुझे लग रहा है। और आपकी साथी भी बनी वो, आप उससे बात करती थी, ऐसा भी आपने इस अपनी कविता में लिखा है। तो बहुत जीवन से बड़ा कौन हो सकता है इंस्पिरेशन कुछ लिखने का। आपने बहुत अच्छा कहा कि ज़िंदगी ही है सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, और जब तक है वो देती रहेगी, अलग तरीके से इंस्पायर करती रहेगी, अलग तरीकों से, अलग फेस में, अलग भावों से। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस किताब की कविताएँ पढ़कर। हम इसके प्रकाशक के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अंत में जो नए लेखक-लेखिका हैं, उनके लिए 2 शब्द कुछ आप उनको टिप्स देना चाहें तो? ये पब्लिश की थी मैंने एकेएस पब्लिशिंग हाउस के साथ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जी। और मेरे कई जो मेरी कविताओं को चाहने वाले हैं, वो अक्सर किंडल पे बहुत पढ़ते हैं। तो हुँ, मैं चाहती थी कि ऐसे प्रकाशित के साथ करूं जो किंडल और पेपरबैक दोनों प्रकाशित करे। तो हुँ, इन्होंने हुँ, दोनों किया है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। हुँ, हुँ, और जहाँ तक नए लेखकों और लेखिकाओं का सवाल है, तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जब तक आप खूब पढ़े ना, तब तक बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश ना, यानी लिखें, पर यानी उसको एकदम सडनली प्रकाशित ना कर दें। यानी जो पहले की आपकी 10, 15, 20, 50 कविताएं होंगी, वो इस स्तर की नहीं होती कि आप उनकी पुस्तक बना के उनको पब्लिश कर दें। मेरे पास कई लोगों से क्वेश्चन आता है कि मेरे पास 18 कविता हो गई, मेरे पास 21 कविताएं हो गई। मैं बोलती हूँ उसको साइड में रख दो और 2 साल बाद उसको प्रकाशित करना। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए आपको जो है, जो उसमें अगर आपको वो छुरी जैसा प्रभाव लाना है। देखिए, कविता कब अच्छी लगती है? जब उसमें छुरी जैसा प्रभाव हो, या फिर उसमें कुछ ऐसा हो कि उसको पढ़ के आप रोने लगे, या ऐसा कुछ हो कि आपकी हंसी अपने आप आ जाए। जैसे अभी आप वो नज्मों के दीवाने सुन के हंस रही थी हुँ, ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। कोई ना कोई इमोशन अपने आप आ जाए। तो जब तक ये नहीं आता, तब तक आप तैयार नहीं हुए हैं आपकी पुस्तक प्रकाशित करने के लिए।
कुछ लोगों को ये समय 2 महीने हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 साल हो सकता है, परंतु अपने आप को ढालना पड़ता है, हरदम सीखते रहना पड़ता है। अब कई लोग जानते हैं कि मैंने स्पोकन उर्दू की क्लास लगा के सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये एक हुँ, डाउट रहता था। तो हरदम सीखते रहना चाहिए, ये और रहना वो चाहिए। सीखने के तरीके यही होते हैं कि या तो आप खूब पढ़िए, या फिर आप कोई आपसे बहुत अच्छा गुरु है, उस्ताद है, तो उससे सीखिए। और एकदम सिर्फ आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ लिखा और आप बेस्ट सेलर बन जाएंगे। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो करते रहिए। और ऐसा भी कोई नहीं होता जो 100 खराब कविताएं लिख दे। तो आप लिखते रहिए, पॉलिश करते रहिए, और फिर दुनिया के सामने आइए। ये बहुत अच्छा कि 100 खराब कविताएँ लिखना भी एक चैलेंज है कि लिख के दिखाओ। तो बहुत अच्छा नीलम, और ये किताब आपकी किंडल पे मौजूद है और इससे बहुत सारी उर्दू की उर्दू वर्ड्स आपने यूज़ किए, उर्दू के शब्द यूज़ किए आपने, और सबसे अच्छी बात कि आपने उनके अर्थ भी लिखे हैं साथ में। और इस किताब में हर कविता के साथ उसका संबंधित चित्र भी दिया गया है। हर जो चित्र है उससे संबंधित कविता लिखी हुई है। तो कुल मिला के ये पुस्तक बहुत अच्छी बन पड़ी है, और हम सभी से, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनसे मैं ज़रूर अनुरोध करूँगी कि आप इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। वैसे ही बेस्ट सेलर है ये, अमेज़न पर और किंडल पर भी मौजूद है। तो दोनों जगह से आप इसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हमारे नए लेखक-लेखिका जो भी नीलम जी ने टिप्स दी हैं, आपको उनका बहुत ध्यान रखें। आप किताब छपवाने के लिए ना भागें, पहले अच्छा लिखें, उसको समझें, उसको एडिट करें, उसके बाद आप प्रकाशन में जाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम, और इसके साथ अब हम सभी दर्शकों से विदा लेंगे। हमारे साथ अंशु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, शिवनाथ शर्मा जी हैं, अपर्णा दीदी हैं, अनीता पांडा जी हैं, रूपा राव जी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमको सुनने के लिए। अ, अब इसके साथ ही हम विदा लेंगे आप सबसे, और नीलम का बहुत धन्यवाद कि आज हमको समय दिया और अपनी पुस्तक के बारे में बताया, अच्छी-अच्छी टिप्स दी और खूबसूरत कविताएँ पढ़ के सुनाई। बहुत धन्यवाद। मुझे शुभ बहुत अच्छा लगा, ये भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी प्रिपेयर तो किया नहीं था, बस हम लोग ऐसे ही शुरू हो गए। रेनू ने बस पूरी पुस्तक पढ़ी हुई थी और हम बात करते गए, करते करते इतना वक्त बीत गया पता नहीं। बहुत नेचुरल सी टॉक होती है रेनू और मेरी। तो बहुत मैंने एंजॉय किया आज। और हमारा जो सबसे पहला कार्यक्रम जो मैंने किया था वो तुम्हारे साथ बुक टॉक ही था। तो इतने बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि कितने साल बाद हमने दोबारा किया है, और बहुत अरसा बीता कि साथ में हम लोगों ने कोई कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से स्टेज शेयर करके साथ में। तो हमेशा ही साथ बहुत ऊर्जा देता है, और मुझे थोड़ा पॉज़िटिविटी भी बहुत, थोड़ी नहीं बहुत मिलती है। तो इन सब के लिए बहुत धन्यवाद नीलम, और फिर हम इस पेज पर आएँगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ, आपसे रूबरू होंगे और आपको अपनी कविताएँ सुना के मनोरंजन करेंगे। बने रहिए इसी पेज पर, रोज़ आते हैं कोई ना कोई कार्यक्रम, और देखते रहिए, जुड़े रहिए नीलम चंद्रा पेज से। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि, शब ख़ैर, गुड नाइट। गुड नाइट।